हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड ओवरफ्लो। मैं विजय और आप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जेपीए के बारे में। जेपीए रिपोजिटरी डाउ लेयर हम कैसे मैपिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ हमने आपके लिए डिलीट मैपिंग का हमने छोड़ के रखा था कि लाइक आप लोग असाइनमेंट करोगे। तो मैंने यहाँ पर डिलीट मैपिंग का यूज़ किया हुआ है कॉन्सेप्ट। डिलीट मैपिंग में मैंने किया क्या है कि यहाँ पर मैंने डिलीट मैपिंग का एनोटेशंस लिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू इक्वल टू मेथड, कौन सा मेथड है, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो आप। तो मैंने सिंपली एम्प्लॉयज़ का यूआरएल पास किया है एम्प्लॉय आईडी के साथ, सो दैट उस एम्प्लॉय आईडी को मैं डिलीट कर सकूँ अपने लिस्ट से। मैंने यहाँ पर पाथ वेरिएबल लिया हुआ है, ये जो वैल्यू है इसको गेट करने के लिए इस वैल्यू में, और यहाँ पर सिंपली मैंने ट्राई कैच लिया हुआ है क्योंकि कोई एक्सेप्शन अगर अकर हो तो मैं उसको हैंडल कर सकूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है, मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय सर्विस से डिलीट मेथड कॉल किया हुआ है। डिलीट मेथड को अगर देखोगे यहाँ पर तो डिक्लेरेशन यहाँ पर है, बट इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सर्विस IAMPL क्लासेस में है, यहाँ पर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, एक चीज़ यूज़ की हुई है लिस्ट में जावा 8 का जो फीचर्स है। जावा 8 में स्ट्रीम API एंड फिल्टर एंड ऑल्सो विद द लैम्डा एक्सप्रेशन, तो मैंने ये चीज़ यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, तो जो लिस्ट है हमारा एग्जिस्टिंग लिस्ट है, उस लिस्ट में हम सबसे पहले यहाँ पर तो हम जिस एम्प्लॉय की डेटा को डिलीट करना है उसकी हम आईडी ले रहे हैं। देन आफ्टर यहाँ पर उस लिस्ट में हम स्ट्रीम फंक्शन से प्रोसेस करा रहे हैं स्ट्रीम, एंड देन इसके आगे इस फिल्टर में हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये लैम्डा एक्सप्रेशन है पैरामीटर और एक्सप्रेशन का, तो ये वैल्यू गेट करेगा आईडी को, और अगर इस वाले आईडी से चेक करेगा कि ये इक्वल है कि नहीं। अगर नहीं है इक्वल, यानी कि अगर वैल्यू में इक्वल नहीं है तो इसको अपडेट कर देगा और एज अ लिस्ट कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये मैच करके। तो इस तरीके से मैंने डिलीट का प्रोसेस यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर है। अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर चेक कर सकते हो। API है, इसमें हमने यूज़ किया हुआ है HTTP स्टेटस का। जो HTTP रिक्वेस्ट होता है उनका एक स्टेटस होता है, राइट। स्टेटस को जैसे 404 हो गया, 200 हो गया। तो यहाँ पर हमने इधर जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट में हमने ट्राई में ब्लॉक में रिटर्न किया है ओके, इट मीन्स कि हमारा जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस हो गया है और हमारा रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आया है, इसलिए हमने 200 ओके पास किया है। और यहाँ पर देखिए HTTP इंटरनल सर्वर विच इज़ 500। ठीक है, तो यानी कि 500 आया। कोई बीच में अगर रिक्वेस्ट गया हुआ है और प्रोसेसिंग होते टाइम सर्वर का कोई इश्यू आ गया तो 500 का एरर आ जाएगा, इसका मतलब है इंटरनल सर्वर एरर है। तो आप इस तरीके से HTTP का स्टेटस पास कर सकते हैं, सो दैट कि रिस्पॉन्स होगा एक अंडरस्टैंडेबल होगा इजली। कि आप अगर API बना रहे हो बैकएंड के लिए तो एक ये तो सिंपल रिटर्न करते हैं जैसे हमने ऊपर किया, बट एक रिवर्स API बनाने के लिए आपको एक यूजफुल स्टेटस देना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्स स्टेटस देना पड़ेगा। लाइक कि अगर कोई एरर आ रहा है, कोई यानी कि सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, फेलियर रिस्पॉन्स, कुछ भी हो, उसका एक प्रॉपर स्टेटस देना पड़ेगा आपको। तो बेटर होता है कि एक फॉर्मेट होता है, एक प्रोफेशनल होता है। तो रिस्पॉन्स एंटिटी में हम स्टेटस पास करते हैं और जो स्टेटस होता है एक जेनेरिक होता है, राइट। तो कभी भी हम अगर रिस्पॉन्स पास करेंगे तो उसके इसमें बेटर होगा, ऑप्शन होगा कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड यूज़ करें, ट्राई कैच ब्लॉक, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अगर ट्राई ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन आता है, कुछ भी एक्सेप्शन आता है, तो हमारा क्या होता है कि वो कोड रन होगा कैच ब्लॉक का, और कैच ब्लॉक में क्या होगा कि न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी यहाँ पर क्रिएट हो रही है और विद द एरर मैसेज इंटरनल सर्वर एरर 500 स्टेटस कोड। तो ये एक बेटर वे होता है कन्वेंशन का। एक बार मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर गेट करता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर अभी एक डेटा है ID 1 के साथ है। तो एक बार हम यहाँ पर डिलीट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सम रैंडम वैल्यू पास करते हैं, मेरा नाम पास करते हैं, राइट। ठीक है, सेंड करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे 500 इंटरनल सर्वर एरर है। तो ये एक जेनरिक एरर मैसेज है क्योंकि 500 यानी कि बताता है कि वैल्यू हमने सक्सेस वाला वैल्यू पास नहीं किया है, करेक्ट वैल्यू पास नहीं किया है, तो सर्वर से एक एरर मैसेज आ गया। अगर इसी में मैं 1 वैल्यू पास करता हूँ, 1 वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पास करता हूँ और सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली 200, यानी कि स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स फॉर सक्सेसफुल HTTP रिक्वेस्ट। तो हमारा मैसेज जो है, हमारा जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया और जो डेटा है वो डिलीट हो गया है। इसको अगर आप गेट में चेक करोगे तो गेट में यहाँ पर 200 आएगा, बट यहाँ पर डेटा नहीं है, इसका मतलब हमारा जो डेटा है वो डिलीट हो गया है। और जो एरर मैसेज हमारे पास आया है, जैसे इंटरनल सर्वर एरर मैसेज आया है, तो जैसे यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं हम, यहाँ पर तो कंट्रोलर क्लास है, तो यहाँ पर से आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो या फिर कोई डेटा मैसेज जेसन के फॉर्म में एज अ रिस्पॉन्स हम पास कर सकते हो।
यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेटस वाला ही दो, कुछ भी दे सकते हो आप यहाँ पर, और यहाँ पर रिटर्न करा सकते हो एरर के केस में भी, ठीक है। ऑल राइट, फिर यहाँ पर आगे देखेंगे। तो अभी तक हमने ये डेटा को सारा कहाँ पर ऐड किया है, ये जो IMPL क्लासेज है यहाँ पर लिस्ट में ऐड किया है। तो अब यहाँ पर हमने स्टैटिक किया, अब हमने यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एक डेटाबेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें डेटा रखना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर डेटा से एक्सेस करना पड़ेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि कॉन्फ़िगरेशन की, जो हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स में एक प्रॉपर्टी फाइल है, ये जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल है, यहाँ पर आप पूरी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो इस एप्लीकेशन की। जो भी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सब हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल टू 8081। मैंने यहाँ पर अपना सर्वर का 8080 से 8081 पर चेंज किया हुआ है पोर्ट, यानी कि मेरा जो टॉमकैट रनिंग होगा अभी वो इस पोर्ट पे रन होगा जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हो टॉमकैट स्टार्टेड ऑन द पोर्ट 8080, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल से सारी प्रॉपर्टीज़ कॉन्फ़िगरेशन को रीड करता है और उस अकॉर्डिंग ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर पास करेंगे उसको 1 बाय 1 रीड करके आगे बढ़ता है एप्लीकेशन। ये जो फाइल है भाई, ये जो फाइल है यहाँ एक तरह से बोल सकते हो आपके लिए स्प्रिंग बूट में मैजिकल फाइल है। यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हो आप। यहाँ पर भी कमेंट आप यूज़ कर सकते हो। कमेंट के लिए जैसे आप यहाँ पर हैश यूज करके और कुछ भी लिख सकते हो, चेंजिंग द पोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये एक आप हैश यूज करके कमेंट यूज़ कर सकते हो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में, यह आप ध्यान रखना, करेक्ट। अब हम यहाँ पर डिपेंडेंसीज की बात करेंगे। आपको अगर याद हो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर से एक डिपेंडेंसीज हटाई थी, तो यहाँ पर से जो डिपेंडेंसी हटाई थी ये है आपका स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA। तो बेसिकली ये जो डिपेंडेंसी है ये हम जावा पर्सिस्टेंट API JPA रिपोजिटरी के लिए और जो डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, स्प्रिंग बूट का जो pom.xml है यहाँ पर आ जाएंगे एंड फिर इसके बाद यहाँ पर डिपेंडेंसी जो टैग है यहाँ पर आप देख सकते हो डिपेंडेंसीज। तो डिपेंडेंसीज टैग के अंदर में कहीं भी आप इसको पेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पर सेव कर दिया, तो इसकी जो डिपेंडेंसी होगी वो ऑटोमेटिकली इस प्रोजेक्ट में आ जाएगी। तो ये जो हमने अभी डिपेंडेंसी ऐड किया डाटा JPA है, ये बेसिकली जो भी हम ऑपरेशन डेटाबेस से करेंगे तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसीज है। तो अगर आपके पास नहीं है ये फाइल pom.xml में, तो आप सिंपली गूगल से डाउनलोड करके इसको Maven रिपोजिटरी से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अब फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट में आओ और यहाँ पर Maven में क्लिक कर सकते हो। Maven में आके अपडेट पे क्लिक कर दो, अपडेट हो जाएगा तो आपका प्रोजेक्ट कम्प्लीटली बिल्ड हो जाएगा। यहाँ पर अपडेट हो गया। नाउ अब हम अपने प्रॉपर्टी फाइल में जाएंगे यहाँ पे और सबसे पहले डेटाबेस के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम। तो यहाँ पर हम डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे कि यहाँ डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस, ओके। यहाँ पर अगर हम स्प्रिंग MySQL में डेटाबेस यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो MySQL डेटाबेस के केस में मैं अगर स्प्रिंग डेटा सोर्स यूज़ करूँगा, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, इस फॉर्मेट में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब MySQL है तो MySQL डेटाबेस कॉलन MySQL लोकल होस्ट पोर्ट डिफ़ॉल्ट 3306 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम यहाँ डेटाबेस का नाम पास करेंगे। तो डेटाबेस के लिए हम अपना कमांड शेल ओपन करते हैं एक बार MySQL का। तो मैंने यहाँ पर डेटाबेस कंसोल खोल लिया है, यहाँ पर टर्मिनल आप देख सकते हो यहाँ पर सो डेटा बेसेस, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब यूज़ माय डेटाबेस नाउ शो टेबल्स। अभी टेबल नहीं है तो हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, राइट। तो इससे पहले हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। माय डेटाबेस हो गया।
तो यहाँ पर माई डेटाबेस पे हम चेक करते हैं, यहाँ पर स्लैश डेटाबेस का नेम, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड देंगे डेटाबेस के लिए। स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर्स नेम इक्वल टू रूट, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, यहाँ पर पासवर्ड आपको मेंशन करना है। ये आपके अपने जो डेटाबेस है जिसमें आप डेटा वगैरह एक्सेस करोगे तो उसका पासवर्ड, मेरा तो रूट है, तो आप भी अपना चेक करके करेक्टली यूज़ करना है, ठीक है। अब हमें ड्राइवर क्लास का कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो स्प्रिंग डॉट डेटोस डॉट ड्राइवर क्लास नेम, ये नहीं ये पुराना है, ठीक है। ड्राइवर क्लास का नेम क्या है तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डेटाबेस का ड्राइवर का नेम लेटेस्ट में अगर आप चेक करोगे तो लेटेस्ट में चेक हो गया है, लाइक दिस अपडेट हो गया है, CJ आई थिंक jdbc.cj.driver यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। नाउ इसके बाद हमें हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे। हाइबरनेट ORM टूल है तो उसका हम कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर एक दो अब कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्रिंग डॉट gpa डॉट हाइबरनेट डॉट ddl अपडेट कमांड अपडेट, ठीक है। अब जो क्वेरी फायर हो वो हमें कैसे शो होगी, तो स्प्रिंग यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं स्प्रिंग डॉट jpa डॉट शो SQL इक्वल टू ट्रू कर देंगे। इसमें जो भी क्वेरी हमारी फायर होगी तो वो हमें दिख जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, राइट। तो ये सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है आप सिमिलरली यूज़ कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है हमने यहाँ पर तो बस लिस्ट से रिटर्न किया था, तो जो सारे मेथड है इनमें हमें ये लॉजिक्स वगैरह सब चेंज करनी पड़ेगी ताकि डेटाबेस से एक्सेस हो पाए, डेटाबेस से फेच हो पाए। इससे पहले हमें क्या करना होगा कि रिपोजिटरी का डाउ लेयर बनाना पड़ेगा। एक डाउ पैकेज बनाएंगे, सब पैकेज, और उसमें हम डाउ का एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बनाना है, हमें एक पैकेज बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैकेज बना लेंगे, इसी को एक सब पैकेज में बना लेंगे हम पैकेज स्प्रिंग डॉट डाउ करके पैकेज बना लेंगे, और इसी पैकेज के अंदर में हम एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय डाउ करके, तो ये हमारा क्लास बन गया यहाँ पर इस पैकेज के अंदर में, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। यहाँ पर इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बनाना है तो इसको हम इंटरफेस बना सकते हैं। हम बस इंटरफेस आप प्रेस कर दो, ये इंटरफेस बन गया, राइट। अब यहाँ पर ऐसे मेथड्स वगैरह जो भी यूज़ होंगे वो जो कि डेटाबेस से हमें डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, तो उस तरीके का हम मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बस अब हमें क्या करना है कि JPA रिपोजिटरी का प्रोसेस यूज़ करना है, उसका मेथड्स यूज़ करना है, और उसके थ्रू हमें डेटाबेस को ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको एक्सटेंड कर लेंगे हम लोग, एक्सटेंस JPA रिपोजिटरी, ठीक है। अब ये JPA रिपोजिटरी आप यहाँ पर चेक करोगे डिक्लेरेशन यहाँ पर, तो इसकी डिक्लेरेशन यहाँ पर है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर एक्सटेंशन, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो फर्स्ट जो आर्गुमेंट होगी, जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगी वो जो हमारी एम्प्लॉय क्लास है, तो हमारी एम्प्लॉय होगी एज ए एंटिटी क्लास है जो भी, और सेकंड जो है वो हमारी जो एम्प्लॉय क्लास की जो प्राइमरी की है, क्योंकि आईडी हमारी हमने क्या लिया था, आईडी लॉन्ग लिया था, तो हमें यहाँ पर लॉन्ग लेना पड़ेगा क्योंकि प्राइमरी की है। तो इस एम्प्लॉय को हम यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉय क्लास को, तभी जाके ये जो एंटिटी पैकेज में है उसकी क्लास यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, मतलब मेन चीज़ जो है कि ये जो JPA रिपोजिटरी है इसको यूज़ करके इसके पास सारा वो मेथड्स है जो कि हमें डेटाबेस के ऑपरेशन में हेल्प करेंगे आगे, राइट। आगे अब जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है इसकी, ये रहा इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है,
तो यहाँ पर क्या है, अब हमें इस लिस्ट की यूज़ नहीं है, ठीक है, इस लिस्ट की यूज़ नहीं है, इस मेथड्स में ये लिस्ट नहीं है, यूज़ नहीं है, क्योंकि हम डेटाबेस से हम अब एक्सेस करेंगे, ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करेंगे हम। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तो इस लिस्ट को हटा सकते हो या फिर आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे कि मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कमेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी हम कमेंट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं डेटाबेस के लिए। आप लोग ओके, यहाँ पर हम वो जो अभी जो डाउ इंटरफेस बनाया उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, प्राइवेट एम्प्लॉय डाउ, ठीक है। इसको हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हम ऑटो वायर यूज़ करेंगे। यहाँ पर ऑटो वायर क्या करेगा कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी, एम्प्लॉय डाउ की जो भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी, उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऑटो वायर कर देगा यहाँ पर, ताकि उसकी मेथड्स वगैरह को हम आगे यूज़ कर पाएंगे। यहाँ हम ये जो डाउ का हम ऑब्जेक्ट बनाया है इसका यूज़ करके हम यहाँ पर, जैसे अभी हमें सपोज पूरे एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिटर्न एम्प्लॉय डाउ डॉट फाइंड ऑल। ये क्या करेगा, डेटाबेस से जो आपका डेटा होगा उसको उठाएगा, वहाँ पर से डेटाबेस से उठाएगा और यहाँ पर लिस्ट में डाल देगा यहाँ पर, राइट। इस लिस्ट में हमें वो पूरा डेटा डाल देगा। इसी तरीके से हमें अगर एक एम्प्लॉय का डेटा चाहिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हटा देता हूँ, ज़्यादा ईजी लगेगा। यहाँ पर हमें सिंपली क्या पास करना है, एम्प्लॉय डाउ डॉट गेट वन, ठीक है। और यहाँ पर वो जो एम्प्लॉय आईडी हमने पास किया है, अगर हमें एक ही एम्प्लॉय का डेटा चाहिए उसके लिए होगा। अगर हम ये मेथड यहाँ पर अब ऐड एम्प्लॉय के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली हमें तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एम्प्लॉय डाउ का डॉट सेव मेथड यूज़ किया है और वो एम्प्लॉय का जो एंटिटी है वो यहाँ पर पास कर दिया। तो ये अपडेट हो जाएगा यहाँ पर, आई मीन डेटाबेस में सेव हो जाएगा। ये अपडेट में भी हम सिंपली वही पास करेंगे, एम्प्लॉय डॉट सेव। तो ये फंक्शन क्या करेगा यहाँ पर, ये जो सेव मेथड है यहाँ पर क्या करेगा कि अगर डेटा है, ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है तो उसको अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर अपडेट कर देगा। अगर यहाँ पर अगर आपके डेटाबेस में वो डेटा प्रेजेंट नहीं है तो क्या कर देगा, नया डाटा ऐड कर देगा वहाँ पर। तो ये मेथड ये दोनों काम करता है यहाँ पर। एंड सिंपली डिलीट करने के लिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर आप एम्प्लॉय डॉट, तो सबसे पहले यहाँ पर ये वैल्यू गेट करना पड़ेगा, गेट वन करके, और ये एम्प्लॉय आईडी को हम यहाँ पर सिंपली यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये इससे वैल्यू मिलेगा और फिर यहाँ पर हम पास करेंगे इसको। तो इसको हम एक एंटिटी में ले लेंगे, इसको ऑब्जेक्ट में, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट लेके emp इक्वल टू, और सिंपली यू कैन से या एक एम्प्लॉय इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और फिर एम्प्लॉय डाउ डॉट डिलीट एंटिटी, और फिर ये emp हम यहाँ पर पास कर देंगे। ये जो emp है, क्योंकि उसी एम्प्लॉय का हमें डेटा आ गया और उसी एम्प्लॉय का डेटा को हम यहाँ पर से डिलीट कर दे रहे हैं, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ऑलराइट, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे आगे यूज कर रहे हैं हाइबरनेट। तो सबसे पहले हमें इस क्लास को एंटिटी क्लास बनानी पड़ेगी। एंटिटी क्लास बनाएंगे तो जाके इसको मालूम चलेगा कि भाई ये क्लास है, इस नाम का टेबल बनाना है हमें, राइट। तो इसको हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, एंटिटी जावा डॉट हाइबरनेट एनोटेशन। ये एक 1 सेकेंड, यहाँ पर हमें क्या करना है, एंटिटी का परसिस्टेंट जावा डॉट परसिस्टेंट, ओके ये रहा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो प्राइमरी की है ये आईडी है, तो इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा @id, ठीक है। ये एनोटेशंस हमारी जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस डॉट id, ओके। तो ये डिफाइन करनी पड़ी हमें, क्योंकि हमें एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बनाना है और ये उसमें मैपिंग फील्ड्स होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्रोजेक्ट चलाएंगे, देखते क्या एरर आता है, ठीक है।
तो एक बार मैं प्रोजेक्ट रन करके देखता हूँ, कोई इश्यू है कोई एरर है तो यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो क्लियरली हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन कर रहा है, राइट। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर टेबल क्रिएट हो रहा है, क्रिएट एम्प्लॉय टेबल विथ आईडी नॉट नल एड्रेस एंड वेयर कार्ड नेम एज अ प्राइमरी की विथ आईडी, ठीक है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि हाइबरनेट का जो डायलेक्ट हमने यूज़ किया है वो ORG हाइबरनेट डायलेक्ट MySQL 8, ठीक है। तो ये हमने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर पूरा डिटेल दिख रहा है कि हाइबरनेट ORM कोर वर्जन 5.6.12 यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अब यहाँ पर हम एक बार अपना डेटा जो है डेटाबेस में हम स्टोर करके चेक करते हैं। तो हम आ जाते हैं एक बार API पे अपने विथ न्यू नेम, नया डाटा रखा विथ न्यू नेम लाइक, और यहाँ पर एड्रेस में हमने समथिंग ABC दिल्ली इंडिया रख दिया, इसको सेंड करें तो ये हमारा क्या हो गया, न्यू डाटा हमारा चला गया। अब हमें चेंज करना है यानी कि पुट करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, सीधा यहीं पर हम देंगे, यहाँ पर पास नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम 16 वाले को क्या चेंज करना है, दिल्ली इंडिया की जगह हम यहाँ पर चेंज करेंगे बैंगलोर चेंज करेंगे, ठीक है। बैंगलोर चेंज करेंगे विद जी, यहाँ पर नाम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर उस 16 वाले आईडी का हमारा डेटा चेंज हो गया है। कैसे देखेंगे हम लोग, गेट में हम सेंड रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारे 16 वाले आईडी का जो डेटा होगा वो बैंगलोर होगा, करेक्ट। तो ये आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि पुट काम कर रहा है अपना अपडेट प्रॉपरली, गेट काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से, पोस्ट काम कर रहा है और डेटा को ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। तो ये हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, तो हम यहाँ पर आगे चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं। अगर यहाँ पर हमें डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट करना है तो डिलीट/एम्प्लॉयज़ में हम अगर डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 वाले एम्प्लॉय को हमें डिलीट करना है, ठीक है। ऑलराइट, 10 वाले एम्प्लॉय को डिलीट करना है तो यहाँ पर 10 करके हम सीधा इंसर्ट करेंगे, ओके। तो सबमिट रिक्वेस्ट हो गया, यहाँ पर 200 आ गया। अगर हम वही अगेन हम इसका डाटा हम अगर फेच करते हैं, गेट पे हम चेक करते हैं तो गेट पे हमें क्या दिखेगा हमें डाटा पर, तो 10 वाला हमारा नहीं है, तो 10 वाला हमारे डेटाबेस से डिलीट हो गया है। ऑलराइट, फिर से एक नया कोर्स ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सिंपली हम पोस्ट मार देंगे और यहाँ पर हम एड्रेस में डाल देंगे हैदराबाद, नेम क्लेवर, ID 1122 सेंड कर देंगे। ये डेटा आ गया। यहाँ पर हम गेट कर लेंगे, गेट में हम चेक कर लेंगे कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ये डेटा हमारा प्रॉपर तरीके से आ रहा है यहाँ पर, राइट। तो रिस्पॉन्स हमें प्रॉपर मिल रहा है यहाँ पर, करेक्ट है। तो इतना गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, डिलीट मेथड, ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसमें अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि राइट, देख सकते हो आप यहाँ पर, तो पूरी डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर हो रही है प्रॉपर तरीके से। हम यहाँ पर कितनी भी डिटेल्स चाहे स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, फेच कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक डेटाबेस का बैकएंड API हो गया जिसमें हम सारा फंक्शन CRUD ऑपरेशन टाइप कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बेसिकली स्प्रिंग बूट यूज़ करके सारा API बनाया है। स्प्रिंग बूट में सारा सर्विसेज बनाया, सारा सर्विसेज को यूज़ करके हम यहाँ पर जो एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें हमने कॉन्फ़िगर किया है, डेटाबेस से कनेक्ट किया है। और डेटाबेस से कनेक्ट करने के बाद हमने क्या किया है, ये जो DAO है, DAO का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, कैसे, तो ये JPA रिपोजिटरी में सारा मेथड्स होता है जो कि डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकता है, DAO लेयर होता है। तो उससे हम ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑलराइट, विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट JPA विच वी हैव यूज्ड। एंड JPA यूज़ करता है हाइबरनेट को। तो हाइबरनेट एक ORM टूल है डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए। तो मोस्टली आपको ये वीडियो समझ में आएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। थैंक यू सो मच।